हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, बीच में गैप रहा था, तो अब तैयारी पे लग जाइए। हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। कभी मिक्स क्वेश्चन, परसों हमने अभी 2 दिन पहले सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लें। कल हमने साइंस के 100 क्वेश्चन किए थे, टॉप 100 क्वेश्चन। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो साइंस की पेडागोजी देख सकते हैं। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, देखो ये तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो कर दें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड चैनल है ये है बीएड के लिए, जो बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं। देखो टॉपिक तो बीटीसी वालों के भी सेम रहते हैं, और चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। कॉलेज विद भावना को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वो चैनल के फोल्डर में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका। यहाँ आपको बीएड, एमएड और एमए की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एक बात ये हुई। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर लें, और मेरी डीपी लगी हुई है वहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक का पेज ये है, यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारी जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी अपडेटेड न्यूज़ हैं, सारी अपडेट होंगी यहाँ पे। बाकी टेलीग्राम पे तो आप हैं ही, वहाँ आपको PDF वगैरह मिलती हैं, और यूट्यूब हमारा है ही अपना चैनल, ठीक है। यहाँ तो आप हैं ही मेरे साथ। और बाकी अगर आपको पर्सनली कोई मैसेज करना है, कोई कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप जीमेल पे भी मुझे कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और, ये सेकंड पेपर के क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लर्नर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेकंड पेपर के भी कराओ, तो आज मैं सारे क्वेश्चन मैंने सेकंड पेपर के ही रखे हैं। सेकंड पेपर यानी सेकेंडरी वाला जो है, उसी की सारी इंग्लिश रखी है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपको टिपिकल भी लग सकते हैं, इजी भी लग सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ 4 learners and ask them to read and make a summary ऑफ टेक्स्ट और स्टोरी। यानी टीचर क्या कह रहा है बच्चों को कि ग्रुप बनाओ, 4-4 का ग्रुप बनाओ, और उनसे कह रहा है कि ये टेक्स्ट को पढ़ो और इसकी समरी बनाओ, एक शॉर्ट समरी बनाओ, ठीक है। When students are working in groups, she is helping them as and when required by the groups। यानी जब ये बच्चे काम करते हैं ग्रुप में, तो जो टीचर है, यानी सी लिखा हुआ है, यानी शिक्षिका जो है वो उन्हें हेल्प करती है, जहाँ उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है, वहाँ बच्चों की हेल्प करती है। फिर बाद में क्या करती है, शी आस्क द ग्रुप टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास। बाद में कहती है कि इसे क्या है, पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करो। तो वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, बताओ, इससे क्या डिस्क्राइब हो रहा है कि वो ग्रुप वर्क करा रही है, वो स्कैफोल्डिंग कर रही है, या फिर सी ऑप्शन है होल क्लास डिस्कशन इन ग्रुप्स, डी ऑप्शन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, टीचर ने ग्रुप में वर्क कराया और ग्रुप में हेल्प कर रही है जहाँ उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो टीचर क्या दे रही है, उन्हें स्कैफोल्डिंग दे रही है। टीचर उन्हें क्या दे रही है, टेम्परेरी हेल्प दे रही है जहाँ उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। टीचर क्या है, टेम्परेरी हेल्प दे रही है, उन्हें असिस्ट कर रही है जहाँ भी उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या कर रही है, स्कैफोल्डिंग यानी पार्ट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, बताइए क्या होता है। देखो ये फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया है और सेकंड पेपर में भी डिक्टो क्वेश्चन आया है। और डिक्टो क्या, मैंने ये एनालाइज किया है कि लिटिल बिट डिफरेंस है, बहुत ही हल्का डिफरेंस है किसी किसी क्वेश्चन में, नहीं तो जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन है वही सेकेंड पेपर में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड पेपर की इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस साइंस और मैथ SST ये टफ आते हैं, ये तो टफ है ही वही, है ना। थोड़ा लेवल भी अप हो जाता है, और अब की बार तो SST टफ ही बता रहे हैं। बताइएगा, ए ऑप्शन है लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड एटलीस्ट 2 और मोर लैंग्वेजेस। यानी बच्चा क्या है, अपनी स्कूलिंग तो मदर टंग में स्टार्ट करता है और बाद में क्या है, ऐड ऑन कर लेता है, भाषाओं को उसमें ऐड कर लेता है। बी ऑप्शन है लर्नर्स लर्न देयर मदर टंग स्टेट लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत। यानी बच्चा क्या है, मदर टंग सीखता है, स्टेट लैंग्वेज सीखता है, हिंदी सीखता है और संस्कृत सीखता है। तो वो होगा मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। या फिर सी ऑप्शन है लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग
इन देयर स्टेट लैंग्वेज, यानी बच्चा स्टार्टिंग तो किससे कर रहा है, स्टेट लैंग्वेज से, और फिर इंग्लिश ऐड कर रहा है, हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज ऐड कर रहा है। डी ऑप्शन है लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम एट द स्टेट लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी स्टार्टिंग किससे कर रहा है, इंग्लिश मीडियम से, और फिर क्या कर रहा है, स्टेट लैंग्वेज ऐड कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद को कौन सा एक स्टेप फॉलो कर रहा है। भाई यही तो है कि बच्चा अपनी स्टार्टिंग तो मदर टंग से कर रहा है और बाद में बहुभाषावाद पे जा रहा है, यानी बाद में क्या है, लैंग्वेज ऐड ऑन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज, कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, क्या कहलाती है ये। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 4 एंड ईच वन इज असाइंड अ कैरेक्टर इन अ फैमिली सिचुएशन, यानी बच्चों को क्या है, बच्चों का ग्रुप डिवाइड किया जा रहा है 4-4 का, और हर एक को क्या है, रोल दिया जा रहा है कि तुम्हें अपनी फैमिली सिचुएशन का कैरेक्टर प्ले करना है। ठीक है, एंड सप्लाइड विद सम लैंग्वेज चंक्स, यानी कुछ लैंग्वेज के सेंटेंसेस या टुकड़े कुछ भी दे दिया गया है उन्हें स्क्रिप्ट एक तरह से कि क्या है, ये तुम्हें फैमिली सिचुएशन में कैरेक्टर में प्ले करना है ये रोल। दे कन्वर्स फॉर द सिचुएशन इन देयर ग्रुप्स एंड द टीचर लेटर पिक्स अप ईच कैरेक्टर फ्रॉम सम ग्रुप्स, यानी क्या है, वे कन्वर्ट करते हैं उस सिचुएशन में उस सेंटेंस को जो ग्रुप बनाए गए हैं, और फिर बाद में टीचर क्या करता है, हर ग्रुप में से एक एक कैरेक्टर को उठा लेता है और पूरी क्लास के सामने कन्वर्स करने के लिए कहता है, प्रेजेंट करने के लिए कहता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, ड्रामेटिक्स कि ड्रामा हो रहा है, स्पीकिंग एक्टिविटी की टीचर क्या है, बुलवा रहा है बच्चों से, या फिर रोल प्ले हो रहा है, या फिर लैंग्वेज जनरेटिंग एक्टिविटी। बताओ कौन सा यहाँ पे कौन सी गतिविधि हो रही है। भाई क्या है, टीचर क्या करा रही है, उनसे कह रही है कि अपनी फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है, कैरेक्टर प्ले करना है, यानी रोल प्ले करना है, तो रोल प्ले तो करा रही है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भाई टीचर क्या है, यहाँ पे रोल प्ले करा रही है कि तुम्हें क्या है, अपनी फैमिली सिचुएशन रखनी है इस कैरेक्टर में। ठीक है, भाई किसी को पापा बनना है, किसी को मम्मी बनना है, मतलब जो भी है टीचर ने दिया होगा, तो टीचर क्या करा रही है, रोल प्ले करा रही है, तो कि तुम्हें घर में इसका रोल लेना है, इसका रोल लेना है, तो वो रोल प्ले करा रही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। इनपुट रिच एनवायरमेंट रिफर्स टू, यानी एक समृद्ध वातावरण हो, वो क्या कहलाता है, उसके अंदर क्या होता है। मेकिंग द लैंग्वेज सीन, की भाषा को देखते हैं, नोटिस करते हैं, ध्यान रखते हैं, और क्या है, यूज्ड करते हैं। लर्नर्स बच्चे क्या है, भाषा को देखते हैं, सुनते हैं, नोटिस करते हैं, और क्या है, यूज करते हैं, वो होगा इनपुट रिच एनवायरमेंट। या फिर इनपुट इन द ट्रेनिंग गिवन टू लर्नर्स, ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को सीखने के लिए। मेक द लैंग्वेज टीचर टू यूज द लैंग्वेज इन द क्लासरूम, यानी क्या है, लैंग्वेज टीचर क्लास में लैंग्वेज यूज करे। या फिर टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल। तो बताइए कौन सा होगा इनपुट रिच एनवायरमेंट। भाई रिच एनवायरनमेंट से समझ जाओ, यानी समृद्ध वातावरण है, तो क्या है, बच्चे यूज कर रहे हैं भाषा को। अगर जहाँ एनवायरनमेंट दिया जा रहा है बच्चों को, तो वहाँ तो बच्चे यूज भी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करेंगे चीज़ों को। तो क्या है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से कौन सा एक सही है भाषा की समझ के बारे में, कि भाषा जो सीखते हैं उसकी समझ करंट में। एरर्स आर लर्निंग एरियाज, जो एरर्स होते हैं वो हमारे सीखने का पता चलता है, हमारे लर्निंग एरियाज होते हैं। या फिर एरर जो है रुकावट बनते हैं भाषा के अधिगम में। या फिर एरर शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, कि एरर्स को उसी टाइम ठीक किया जाना चाहिए। या फिर एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, यानी टीचर के लिए फीडबैक होता है, टीचर को ईजिली पता चल जाता है कि बच्चा अगर एरर कर रहा है तो इसे इस पोर्शन में दिक्कत है ना भाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताओ भाई। ये बात तो अच्छी है कि एरर्स आर लर्निंग एरियाज, कि भाई हमें पता चलता है कि हम कैसे सीख रहे हैं, सभी का ही पता चलता है। अब हम गलती कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, है ना। आप सीख रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं। तो ये क्या है, लर्निंग एरियाज हैं। और फीडबैक टीचर के लिए कि टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चे को ये वाले पोर्शन में दिक्कत है।
ठीक है। अब जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में कहें कि मुझे सेकंड पेपर की इंग्लिश करानी है, तो मुझे फीडबैक मिल गया, फिर मैं सेकंड पेपर की ही इंग्लिश कराऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, टीचर्स को फीडबैक मिलता है और एक लर्निंग एरियाज है, और ये हैम्पर नहीं करता। ये बात तो गलत है कि ये हैम्पर करता है, रुकावट करता है या बाधा करता है, ठीक है। और ना ही इन्हें टीचर को ऐसे कि टाइम टू टाइम जभी के जभी करेक्ट करना चाहिए। बच्चा खुद से इम्प्रूव करे, खुद से सही करे, ये ठीक, ये अच्छा ऑप्शन होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। बी ऑप्शन के अंदर ये दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर लर्नर्स इन अ क्लासरूम टू स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पज, यानी कौन सा एक जरूरी है बच्चों के लिए क्लासरूम में, जब क्लासरूम शुरू कर रहे हो क्या होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य क्या होना चाहिए भाषा का। लैंग्वेज इनपुट्स एंड इंटरेक्शन की लैंग्वेज इनपुट्स होने चाहिए कि लैंग्वेज कक्षा में यूज हो और इंटरेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, या फिर ग्रामर टीचिंग हो कि ग्रामर ही पढ़ाई जाए, या फिर वोकैब टीचिंग हो, या फिर नैरेटिव्स और पोएट्री हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा एक जरूरी है भाषा की कक्षा के लिए, जब भाषा पढ़ाना शुरू कर रहे हो, अलग अलग उद्देश्य से पढ़ाई जा रही हो लैंग्वेज। तो बताइए भाई क्या होगा, लैंग्वेज इनपुट एंड इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, तो वो अच्छा ऑप्शन होता है, वही भाषा के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। भाषा कैसे आती है बच्चों को, सबसे बढ़िया है कि इंटरेक्शन कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कराओ, वार्तालाप कराओ, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। इन्फरिंग मीनिंग इज, इन्फरिंग होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, ठीक है। क्या हो गया ये, बताओ। ए ऑप्शन है टू डिड्यूस मीनिंग बेस एंड एविडेंस एंड रीजनिंग, यानी क्या है, मीनिंग किसके बेस पे निकलना, एविडेंसेस के और रीजनिंग के यानी तर्क पे, और क्या है, फैक्ट्स पे, तथ्यों के बेस पे। या फिर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड, यानी ये समझना कि क्या इम्प्लाई करना है और क्या हमने समझा। या फिर टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का अर्थ निकालना, या फिर किसी टेक्स्ट की समरी लिखना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। इन्फरिंग मीनिंग होता है निष्कर्ष निकालना किसी मीनिंग का, किसी वर्ड का, तो ये किस पे निकालेंगे, मीनिंग किसके बेस पे निकलता है, तथ्य और तर्क के बेस पे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सिमेंटिक ड्यू इन रीडिंग इज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि शब्द का अर्थ खाली। द प्रॉम्प्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम्स, की क्या है, ग्रामर के जो आइटम है उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये इशारा देता है। या फिर द प्रॉम्प्ट्स दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, की इशारा क्या देना कि क्या है, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट करना, पढ़ने में जब भी हम अपना क्या है ज्ञान का निर्माण कर रहे हो उस प्रोसेस में सपोर्ट करना। या फिर द प्रॉम्प्ट फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का इशारा देना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई सिमेंटिक क्या होता है, कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मीनिंग, मतलब किसी भी वर्ड्स का मीनिंग की स्टडी क्या कहलाती है, सीमेंटिंग कहलाती है। तो क्या है, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के अंदर ही आएगा कि मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को क्या है, सपोर्ट करना, इशारा देना, प्रॉम्प्ट्स देना, क्लूज देना, है ना। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। भाई हमें पॉजिटिव ऑप्शन देखना होता है, ये तो खाली सीधा वर्ड मीनिंग हो गया। ग्रामेटिकल आइटम को यानी ग्रामर के आइटम को आइडेंटिफाई करना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि हम ग्रामर के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें और या फिर वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें, उस तरफ इशारा हो। तो तीनों ऑप्शन कट गए। सी ऑप्शन हमारा बेस्ट है कि किस तरफ इशारा हो, कि जो हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसे सपोर्ट करना, ठीक है। उसका जो सपोर्ट है वो है सिमेंटिक ड्यू, पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। हियर इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन 2 पर्सन, दो लोगों के बीच में क्या है, वार्तालाप हो रहा है, जिसे कि केयरफुली पढ़िए और बताइए कि ये क्या पर्पज है इंटरेक्शन का। एक पर्सन कह रहा है हेलो हाउ आर यू, ग्लैड दैट यू हैव कम बैक, यानी कैसे हैं आप, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गए। पर्सन 2 कह रहा है हेलो हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू। दूसरा पर्सन कह रहा है कि आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अपने बारे में बताइए। फिर दोबारा से 2 पर्सन की इंटरेक्शन हुआ कि पर्सन फर्स्ट कह रहा है आई एम फाइन,
हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तुम्हारी हेल्थ कैसी है अब। पर्सन टू कह रहा है इम्प्रूविंग, आई एम एबल टू वर्क नाउ, यानी इम्प्रूव हो रही है, सुधार है, अब मैं अब काम करने के योग्य हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है इनके बीच में, इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, क्या उद्देश्य है इसका। पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, इंफॉर्मेटिव पर्पज़ है, या ट्रांजेक्शनल पर्पज़ है, या फिर इंटरेक्शनल पर्पज़ है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई ना तो यहाँ ट्रांसक्रिप्ट है कोई भी, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन इससे आपको दिख रहा है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई सिंपल बातचीत हो रही है, और ना ही यहाँ पर्सनल कम्युनिकेशन, घर की बात तो चल नहीं रही है, हाल चाल चल रहे हैं, तू कैसा है मैं कैसा हूँ, ठीक है बढ़िया, बस, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये तो इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्या है, इसका उद्देश्य है इंटरेक्शनल, ठीक है, उद्देश्य भी क्या है, इंटरेक्शनल ही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई, इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी क्या है फॉर्म ओरिएंटेड, फॉर्म बेस्ड क्या है, लैंग्वेज लर्निंग फॉर्म बेस्ड क्या है, इनपुट विच फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन की, जो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो, या फिर लर्नर्स रिसीव, लर्नर क्या है, बच्चे क्या है, रिसीव करें वोकैब को, प्रोनाउंसिएशन को और ग्रामर को। भाई बात किसकी चल रही है, फॉर्म ओरिएंटेड की। फॉर्म क्या होता है, किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी लैंग्वेज का जो फॉर्म होता है वो क्या है, ग्रामर है, वोकैब है, प्रोनाउंसिएशन है, यही है। तो आंसर हमें मिल गया है हमारा। बाकी के आगे की पढ़ लेते हैं। लर्निंग टू यूज लैंग्वेज फॉर मीनिंग कन्वेड इन द इनपुट्स, मीनिंग का तो जब होता है अगर फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड होता तो सी ऑप्शन हमारा हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फॉर्म ओरिएंटेड। पोटेंशियल ऑफ द इनपुट फॉर लर्निंग राइटिंग, बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन ही हमारा होगा, स्टार्टिंग में मेरे मुंह से निकल गया, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। लैंग्वेज करिकुलम एम्स, यानी भाषा का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है। टू डेवलप कंट्रोल ओवर डिफरेंट रजिस्टर्स, की क्या है, कंट्रोल करना अलग अलग रजिस्टर्स पे। रजिस्टर होता है ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज होती है या कुछ लोगों की जो भाषा होती है उनके द्वारा जो यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं रजिस्टर। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, बताओ भाई। ए ऑप्शन है लर्नर्स कॉम्प्रीहेंड एंड यूज लैंग्वेज सूटेबल टू द कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, कि क्या है, भाषा को कॉम्प्रीहेंड करना, बोध करना और यूज करना जो सूटेबल हो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, वो कंटेंट में। भाई अलग अलग सब्जेक्ट में जो भाषा यूज की जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन है लर्नर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन साइंस एंड सोशल साइंस, की क्या है, बच्चे समझे, लर्नर्स समझे किसे, साइंस के और सोशल साइंस के टेक्स्ट को, यानी उनके चैप्टर्स को, उनके टॉपिक्स को। या फिर लर्नर जो यूज़ करें डे टू डे कम्युनिकेटिव पर्पज़ में और फंक्शंस में, जो डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। तो ये तो बिक्स कहलाता है, जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है। डी ए लर्निंग द लैंग्वेज रजिस्टर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी क्या है, भाषा को सीखना, रजिस्टर करना अलग अलग भाषा में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या होता है, अभी बताया मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट में जो भाषा यूज की जा रही है वो होता है रजिस्टर, या फिर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही स्टाफ से बिलोंग करते हैं वो होता है रजिस्टर। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो कि लर्नर क्या है, कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, जो सूटेबल है, वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई साइंस में साइंस की तरह की भाषा यूज़ होती है, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में मैथ की तरह की भाषा यूज़ होती है, ठीक है। तो क्या है, एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है, इसे बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अब हिंदी की कक्षा है तो हिंदी की तरह यूज़ करेंगे, इंग्लिश के तो इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है, ये रजिस्टर होता है, इसे रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि वकील हैं, उनकी एक अलग ही भाषा होती है, डॉक्टर है, उनकी एक अलग ही भाषा होती है। तो ये क्या है, रजिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब। 12 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज अ गोल ऑफ डेवलपिंग रीडिंग अमंग लर्नर्स, कौन सा एक नहीं है उद्देश्य, गोल नहीं है किसका, रीडिंग डेवलप करने का बच्चों के अंदर, बताइए। ड्राइंग इन्फ्लुएंस वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, की क्या है, जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं किसी टेक्स्ट को, क्या है, उसमें से हम अनुमान भी लगाते हैं, उसमें तर्क भी लगाते हैं, ठीक है। रिलेटिंग द टेक्स्ट विद वंस प्रीवियस नॉलेज, की बच्चे की क्या है, प्रीवियस ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, भाई हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो क्या है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना।
या फिर मेयर डिकोडिंग द टेक्स्ट की क्या है, पूरा टेक्स्ट डिकोड कर लेना, डिक्टो बिल्कुल एक तरह से है। डी ऑप्शन है मेकिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज एंड चंक्स, यानी क्या है शब्दों का अर्थ बनाना और क्या है लैंग्वेज को चंक्स में पढ़ना यानी टुकड़ों में पढ़ना। तो बताइए कौन सा एक नहीं है, गलत पूछ रहा है। भाई जब गलत पूछे तो पॉजिटिव ऑप्शन देख लो कि ये भी पॉजिटिव है कि भाई क्या है ड्राइंग इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस तो हम अनुमान तो लगाएंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। बच्चे के पूर्व ज्ञान से या फिर पूर्व ज्ञान से भी जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे पहले की नॉलेज से, और क्या है शब्दों का मीनिंग भी निकालेंगे, लैंग्वेज चंक्स करेंगे यानी जो समझ नहीं आ रहा उसे टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे। लेकिन मेयर डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐसे के ऐसे ही डिकोड कर लेंगे, उसमें से एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। तो ऐसा हो सकता है, ये उद्देश्य है क्या रीडिंग का कि कुछ याद करने के लिए किसी को दे दिया गया तो उसमें से दा भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा याद करो। तो ऐसा होता है क्या, वो तो रट्टा हो गया है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी नॉट पूछा है तो सी पे जाएंगे हम, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप स्ट्रेटेजीज इन लिसनिंग स्किल, क्या है श्रवण कौशल में बॉटम अप स्ट्रेटेजीज का क्या मतलब है। भाई पहले मैं बता दूं कि बॉटम अप स्ट्रेटेजीज क्या होता है कि किसी पहले साउंड को सुनना, ठीक है, फिर क्या है साउंड्स के बाद वर्ड पे जाना या अल्फ़ाबेट पे जाना, हम इतने भी डीप से नहीं पढ़ेंगे, वर्ड्स पे जाना, फिर उसके बाद क्या है क्लोज पे जाना, फिर सेंटेंस पे जाना, लिख देती हूँ, फिर टेक्स्ट पे जाना, मतलब क्या है ऊपर की तरफ चलना, पहले सुनना, फिर शब्दों को सुनना, फिर क्लोज, फिर सेंटेंस, फिर टेक्स्ट, पूरा पैराग्राफ, ठीक है। तो स्टेजेस ऐसे चलती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या है स्टार्टिंग में साउंड सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर स्कूल में जाता है ए फॉर एप्पल, तो वो बॉटम अप अप्रोच ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन इनमें से होंगे बॉटम अप स्ट्रेटेजीज ये, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड क्लोज डिवीजन, बी ऑप्शन है यूज कीवर्ड टू कंस्ट्रक्ट स्कीम ऑफ द डिस्कर्स, सी ऑप्शन है इनफर द सेटिंग फॉर अ टेक्स्ट, डी ऑप्शन है रिटेन इनपुट व्हाइल इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई क्या है बी ऑप्शन देखिएगा कि यूज कीवर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट स्कीम, यानी कोई भी ज्ञान का निर्माण करने के लिए क्या है कोई भी कीवर्ड से स्टार्टिंग करना, कोई भी वर्ड से स्टार्टिंग करना और फिर आगे जाना, ठीक है। सी ऑप्शन है इनफर द सेटिंग फॉर अ टेक्स्ट, यानी क्या है जो भी टेक्स्ट सुना है उसमें अनुमान लगाना, ठीक है। तो क्या है बी ऑप्शन भी ठीक है हमारा, सी ऑप्शन भी ठीक है, बाकी ए और बी नहीं होंगे। क्या है रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड क्लोज डिवीजन, पहले ही क्लोज को सुन के वर्ड्स को सुन के तुम कैसे रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। जब तक तुमने अपना कुछ निर्माण नहीं किया, साउंड नहीं सुना, वर्ड नहीं सुना, क्या है पहले ही पूरा क्लोज डिवीजन कैसे हो जाएगा। और या फिर पूरा प्रोसेस कि रिटेन इनपुट व्हाट इज बीइंग प्रोसेस्ड, यानी पूरा पैराग्राफ पढ़ ले कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये हुई टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। बी और सी हुए हमारे बॉटम अप अप्रोच, यानी बी और सी ऑप्शन हमारे ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, मीना इज एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड एनविसेजेस, यानी मीना क्या है इस वर्ड को पहचान रही है कि एनविसेज है, रिकॉग्नाइज कर रही है, देख रही है इन अ टेक्स्ट, और व्हेन इट इज स्पोकन, जब वो बोला जा रहा है तब उसकी पहचान कर रही है कि अच्छा ये वर्ड है, बट इज नॉट एबल टू यूज इट हर ओन, यानी खुद से यूज नहीं कर पा रही है, बस उसने उसे सुना था, किसी ने बोला था, जब बोला गया था तब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो व्हाट वुड यू कॉल दिस वोकेबलरी, आप इस वोकेब को क्या कहेंगे बताओ भाई। एक्टिव वोकेब कहेंगे या फिर पैसिव वोकेब, या डिफिकल्ट वर्ड या न्यू वर्ड। भाई देखो न्यू वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड तो कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ऑप्शन है, ये तो आंख बंद करते ही कट करने हैं। हमें क्या है टू द पॉइंट चलना है भाई, जो हमारे टॉपिक के अंदर है। देखो मैंने सारी थ्योरी कराई हुई है, एक्टिव वोकैब, पैसिव वोकैब, सारी चीज़ें कराई हुई हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, 20-20, 25-25 मिनट की क्लिप है, उन्हें आप देख सकते हैं ईजिली, और स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, पूरी थ्योरी कराई है उसमें मैंने, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी की। तो बताइए कौन सी वोकैब होगी। भाई क्या है वो सुन रही है, और जब हम सुनते हैं तो हम कैसे सुनते हैं, पैसिवली सुनते हैं, तो क्या है ये पैसिव वोकैब है, ठीक है। जब हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो हम पैसिवली सुनते हैं। तो ये यही कह रही है कि व्हेन इट इज़ स्पोकन, जब ये वर्ड बोला गया था तब इसने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन वो खुद यूज़ करने के योग्य नहीं है, यानी वो खुद उसे यूज़ नहीं कर रही है, उसने सुना था वो। तो जो सुनी गई चीज़ है वो क्या है पैसिव वोकैब है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग, कौन सा एक ग्रामर लर्निंग यानी व्याकरण सीखने के बारे में सही नहीं है, बताओ। लर्निंग टू यूज द ग्रामर आइटम इन रियल लाइफ पर्पज, ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो ग्रामर सीखने के लिए सही है कि ग्रामर को यूज करें, और कैसे यूज करें, रियल लाइफ पर्पज में, ठीक है ना। डिस्कवरिंग द फॉर्म थ्रू यूज इन कंटेक्स्ट, की क्या है, उसकी फॉर्म को डिस्कवर करें और कैसे यूज करें, संदर्भ में, दोबारा से वही बात है कि रियल लाइफ में यूज करें, तो ये भी ठीक है। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर बाय मास्टरिंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, की क्या है, उसके रूल्स को सीखें ग्रामर के और उन रूल्स पे क्या है, मास्टरी कर लें, ठीक है। या फिर यूज द फॉर्म इन कंटेक्स्ट, यानी जो फॉर्म है ग्रामर की उसे भी संदर्भ में यूज करें, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है भाई। ये तो सारे पॉजिटिव हो गए, हमसे क्या पूछा है, नोट, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन पे, और सी ऑप्शन हमारा क्या है कि ग्रामर के रूल्स को सीखो और फिर उन पे मास्टरी कर लो, ठीक है, क्या है, एमए कर लो इंग्लिश में, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ये तो मजाक कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए भाई, शेयर भी कर दिया करो यार सेशन को बीच बीच में, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, बीएड के में जुड़े हैं, बीटीसी ग्रुप में जुड़े हैं, तो जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ शेयर कर दिया करें डेली डेली क्लासेस को, इतनी सी हेल्प कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज कोरियन, यानी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ना, जैसे कि कोरियन लैंग्वेज, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड रसियन एज पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस को पढ़ना, क्या कहती है एनईपी ने, क्या रिकमेंड किया है, बताओ भाई। पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर एडिशनल लैंग्वेजेस, या फिर पार्ट ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज, या फिर पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा भाई। क्या है, एनईपी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ऐड ऑन कर ले, यानी ये क्या है, एडिशनल लैंग्वेज है कि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, कोई भी एडिशनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, यही एनईपी ने रिकमेंड किया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर opts Malayalam as a third language and is able to speak and read it within a year थ्रू हर क्लासरूम एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, अब मैं बताती हूँ क्या है। एक क्या है, कोई भी श्रीनगर का निवासी है, उसे मलयालम आ गई, कैसे, मलयालम उसकी थर्ड लैंग्वेज है और वो सीख गया मलयालम, तो उसने कैसे सीखी, उसने वो क्या है, वो पढ़ी और क्या है, बोली, कब, 1 साल तक, ठीक है, और कब बोली, अपने क्लासरूम एक्सपोजर में, यानी क्लास में जब एक्सपोज की जा रही थी तब उसने बोली भी है और पढ़ी भी है, और कब इंटरेक्शन भी किया है क्लास में वो एक्सपोज भी की गई है, यानी पढ़ाई भी गई है, और वहाँ उसका इंटरेक्शन भी हुआ है, वहीं उसने वो सीखी है, वहीं बोली है और वहीं पढ़ी है, 1 साल के अंदर वो इस थर्ड लैंग्वेज को सीख गया, ठीक है, मलयालम को, तो उसने क्या किया, वो क्या कहलाएगी, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन, या लैंग्वेज एडिशन, या फिर सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई। क्या है, ये तो कोई ऑप्शन है नहीं सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ना उसने लैंग्वेज एडिशन किया है, लैंग्वेज एडिशन एनईपी तो कह सकते हैं कि एडिशनल लैंग्वेज है, लेकिन बंदा अपने आप से कर रहा है तो लैंग्वेज एडिशन इसे कोई नाम नहीं देंगे, और एक्विजिशन वो होती है जो हम अर्जित करते हैं, उसने तो वो सीखी है, यानी क्या किया उसने, लैंग्वेज लर्निंग की है, यानी उसने भाषा को सीखा है क्लासरूम के एक्सपोजर से, क्लासरूम के इंटरेक्शन से, और बोल के और सुन के और पढ़ के, ठीक है, तो उसने क्या है, लैंग्वेज लर्निंग की है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बताओ भाई, प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज, यानी क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज, दो हमने देखो पढ़े थे ये, अगर आपको याद हो, मुझे अब मैंने बोला है तो मुझे आया है दिमाग में कि प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, जब कंटेंट कराया था, तो ये ग्रामर में क्या कहलाती है, बताइएगा आप, जिसने क्लासेस देखी होंगी या फिर पीडीएफ पढ़ी होंगी उसे याद होगा। ए ऑप्शन है एनालाइज वंस एरर टू लर्न लैंग्वेज, कि एरर एनालाइज करना भाषा सीखते समय। बी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम, ये समझना कि ग्रामर की जो फॉर्म है वो कैसे काम करती है और उसे कैसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। सी ऑप्शन है लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूसिंग इट लेटर, यानी क्या है,
रूल्स को क्या है, सीखना ग्रामर के और फिर उन्हें रिप्रोड्यूस करना, खुद से बनाना। या फिर डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स फ्रॉम अ ग्रामर बुक, यानी ये समझना कि ग्रामेटिकल फॉर्म कैसे वर्क करती है, किस में से, ग्रामर बुक में से, ग्रामर बुक में से क्या है जो ग्रामर की फॉर्म है वो कैसे समझी जा सकती है, कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज, यानी एक प्रोसेस क्या होता है ग्रामर को सीखने का। भाई यही तो होता है कि अंडरस्टैंड, पहले उसकी फॉर्म समझना, उसका काम समझना और फिर क्या है उसे अप्लाई करना यानी यूज़ करना। तो यही तो होता है प्रोसीजरल नॉलेज, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि पहले समझना कि क्या इसकी फॉर्म है, कैसे वर्क करती है और फिर उसे अप्लाई करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, बताओ अ शॉर्ट स्टोरी इज अ, शॉर्ट स्टोरी जो होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर कि पूरा डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर एनालिटिकल राइटिंग के अंदर, या फिर नैरेटिव राइटिंग के अंदर, या फिर कंपैरेटिव राइटिंग के अंदर। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, शॉर्ट स्टोरी हुई, फेयरी टेल हुई, ठीक है, हॉरर स्टोरी हुई, हॉरर स्टोरी, कोई भी रोमांस स्टोरी, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टोरी हैं, कोई भी छोटी मोटी जो भी स्टोरीज होती हैं और भी तरह की, मुझे अब माइंड में नहीं आ रही है। ये सब किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं नैरेटिव के अंदर। ये किसके अंदर आती हैं, नैरेटिव राइटिंग के अंदर आती हैं, और ये सभी शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, नैरेटिव राइटिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। बताइए मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम इज, यानी बहुभाषिता क्या है, एक रणनीति की तरह है, किसमें, भाषा की कक्षा में या फिर कंटेंट क्लासरूम में, किसमें, कंटेंट की क्लास में जहाँ थ्योरी पढ़ाई जा रही हो। ठीक है, बताइए ए ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर, यानी क्या है बच्चों की भाषा यूज करें और उसी में ही पढ़ाएं, क्या है उसी में ही टीच करें, उसी में ही सिखाएं भाषा को, और क्या है उसी में ही कंटेंट सब्जेक्ट हो। ठीक है, जो भी कंटेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बच्चों की भाषा में पढ़ाएं। बी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यानी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखाएं जिसके अंदर मदर टंग हो, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हो, क्लासिकल लैंग्वेज हो और कोई एक फॉरेन लैंग्वेज हो। या फिर टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखाएं, जितना पॉसिबल हो सके उतनी सिखा दें, वो होगा मल्टीलिंगुअलिज्म कंटेंट की क्लास में। या फिर लर्निंग द मदर टंग बोथ एज लैंग्वेज एज अ मीडियम, क्या है मदर टंग सिखाएं, मदर टंग को भाषा के रूप में भी सिखाएं और एक माध्यम के रूप में भी सिखाएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, कंटेंट की क्लास है, कोई भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुभाषिता वो कैसे बनाएंगे, हम उसे कैसे बनाएंगे, मदर टंग बेस्ड कैसे बनाएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चों की भाषा प्रयोग करके सिखा दो। क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों की भाषा को यूज़ करके पढ़ाओ जिससे बच्चे टच कर सकें। टच करने का मतलब है संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, यानी जिसे बच्चे टच कर सकें, बच्चों की भाषा हो, तो वो होती है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाओ जिसे बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। देखो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है और अब सेकंड पेपर में भी बार बार रिपीट हुआ है हर शिफ्ट में। भाई हमने राइटिंग की स्टेजेस पढ़ी थी जब हमने कंटेंट की क्लास की थी, तो क्या है राइटिंग को एक स्टेज से होके गुजरना पड़ता है, यानी पूरा क्या है पूरा एक तरीके में जाता है ऊपर तक। पहले प्री राइटिंग आएगी, यानी जिसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, प्री राइटिंग, फिर आउटलाइनिंग, ठीक है, फिर एडिटिंग, फिर ड्राफ्टिंग, ठीक है, फिर पब्लिशिंग, फिर शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से एक राइटिंग में होके एक स्टेप में होके गुजरता है, यानी क्या कहलाएगा ये, प्रोडक्ट अप्रोच या प्रोसीज अप्रोच या फिर पैराग्राफ डिक्टेशन और या फिर पर्सनल राइटिंग। बताइए
क्या कहलाएगा ये? देखो पैराग्राफ डिक्टेशन तो होता नहीं, दो अप्रोच है, प्रोडक्ट अप्रोच या प्रोसेस अप्रोच, इन दो में से आपको चूज करना है। और देखो प्रोडक्ट अप्रोच तो ये होता है कि बुक से आप कुछ भी कंटेंट उतार रहे हैं या फिर बोर्ड से कुछ भी उतार रहे हैं, वो होता है प्रोडक्ट अप्रोच। लेकिन अगर एक तरीके से किसी चीज को कर रहे हैं तो वो होती है प्रोसेस अप्रोच। क्या है? प्रक्रिया में करना, वो कहलाता है प्रोसेस अप्रोच। यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम एक स्टेज से होके गुजरते हैं। भाई पहले अपने माइंड में सोचते हैं कि क्या लिखना है इस टॉपिक के बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कौन कौन से पॉइंट डालने हैं, फिर क्या है आउटलाइनिंग करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर पब्लिशिंग करेंगे और लास्ट में शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। भाई क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो और बताओ, मैं भी पढ़ती हूँ। Here is a teacher who divides her class into group of 4 and allocates a number of themes, topics to each group to work over a period of 3 months and to write and present the report to the whole class. What is the group activity known as? माने क्या मतलब है कि यहाँ एक टीचर है जो कि बच्चों का ग्रुप कर दे रहा है, 4-4 का ग्रुप बना दिया उसने। ठीक है, और बच्चों को क्या है कोई भी थीम और टॉपिक दिया कितने दिन के लिए कि 3 महीने में, 3 महीने के टाइम पीरियड में तुम्हें ये करना है। ठीक है, और ये जब सारा काम हो जाएगा तो क्लास में पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी क्या कहलाएगी बताइए? भाई ग्रुप वर्क तो यहाँ हो ही रहा है, तो ग्रुप वर्क तो होगा नहीं ऑप्शन कि ग्रुप वर्क हो रहा है, ग्रुप ही वर्क ऑप्शन होगा नहीं। लैंग्वेज टास्क है या फिर असाइनमेंट है या फिर प्रोजेक्ट वर्क है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बताओ भाई। जिसमें क्या है ग्रुप में सब वर्क कर रहे हैं, क्या है रियल लाइफ से रिलेट करके ही तो कर रहे हैं, 3 महीने तक कोई पढ़ाई तो करेगा नहीं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब है किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया तो रिसर्च करेंगे, इधर उधर जाएंगे, रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, रियल लाइफ में ही चीज़ों को करेंगे। यानी ये जो टॉपिक होते हैं इस तरह के 3 महीने 4 महीने जिनमें लगते हैं, ये सब कंटेक्स्ट से ही तो जोड़ के होते हैं। तो ये क्या करा रही है? प्रोजेक्ट वर्क करा रही है। क्या करा रही है टीचर? प्रोजेक्ट वर्क करा रही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। 23 व्हाट इज द फॉलोइंग टिपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नॉन एज? किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के टाइप का क्वेश्चन है? कि इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी, कि इमेजिन करो कि तुम स्टोरी में क्या है बेटे का रोल प्ले कर रहे हो। राइट योर फीलिंग इन योर डायरी एट द एंड ऑफ द डे, तो तुम्हें एक डायरी में लिखना है अपना आखिरी दिन एक बेटे के रूप में। बताओ, यानी खुद को इमेजिन करके लिख रहा है। तो क्या है इसमें इमेजिनेशन भी लगेगी, उसकी थिंकिंग भी लगेगी। भाई अब मुझे कोई रोल देने लगे, मदर का रोल दे कि सिस्टर का रोल दे या फिर कोई और भी किसी भी पर्टिकुलर रोल को दे दे, तो मैं उसमें सोचूंगी, बहुत ज़्यादा तर्क लगाऊंगी और तब उस रोल पे जाऊंगी। ठीक है, तो कौन सी राइटिंग होगी ये? डेस्क्रिप्टिव राइटिंग या एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग या फिर क्रिएटिव राइटिंग? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्रिएटिव राइटिंग हम तब करते हैं जब हमें कुछ यूनिक लिखना है, अल्टरनेटिव लिखना है। ठीक है, तब करते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तब लिख करते हैं अगर इस बच्चे को कहा जाता है कि अपने पापा के बारे में कुछ लिखिए, तो वो कुछ यूनिक लिखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ क्या है, इसे ही रोल दिया गया है खुद सन बनने का, यानी बेटा बनने का। तो बताइए कौन सी राइटिंग होगी? डेस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी पूरा डिटेल में लिखना, ऑटोबायोग्राफी किसी की जीवनचर्या लिखना, किसी के जीवन के बारे में लिखना। तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है? एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग में क्या है, बंदा कोई भी हो इंडिविजुअल इमेजिनेशन करता है, ठीक है, और क्या है थिंकिंग उसे करनी पड़ती है, रीजनिंग लगाता है, वो अपने दिमाग में तर्क करता है और तब जाके लिखता है। तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये भी हमने की हुई है। ठीक है, अप्रोचेस, स्टेजेस, सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ भाई। मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज, क्या उद्देश्य है पोइट्री पढ़ने का? पोइट्री की तो मैंने पूरी एक अलग से क्लासेस बनाई थी, इसमें पोइट्री और प्रोज के बारे में पढ़ाया था कि इनके क्या फ़ायदे होते हैं, किस लिए पढ़ानी चाहिए, क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को इसमें क्या सीख मिलती है, सारी चीज़ों पे हमने बात की थी, है ना। तो बताइए किस लिए करते हैं, क्या उद्देश्य है, एम क्या है पोइट्री पढ़ने का? एन्जॉयमेंट और अप्रिसिएशन यानी सराहना और आनंद के लिए, या फिर लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री की जिससे कि हम अच्छे पोइट बन सकें, लिख सकें, हमारे अंदर ये कला आ जाए, या लैंग्वेज लर्निंग भाषा सीखने के लिए, या फिर लर्निंग वोकैब एंड ग्रामर।
वोकैब सीखने के लिए और ग्रामर के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। बताओ भाई पोइट्री पढ़ने का ये उद्देश्य तो होता नहीं है कि हम वोकैब और ग्रामर में कमांड कर दें, और पोइट्री में तो ग्रामर यूज भी नहीं होती है, ठीक है, ना कि लैंग्वेज सीखना और ना ही राइटिंग पोइट्री कि हम पोइट बन जाएं, हम लेखककार बन जाएं, तो ये कोई उद्देश्य नहीं होता। पोइट्री का होता है कि बच्चों को क्या है, एन्जॉयमेंट आता है, फील लेके पढ़ते हैं बच्चे, रिदम में पढ़ते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज एक्सपेक्टेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम दैट लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज दिस इज, यानी क्या है, लैंग्वेज यानी भाषा की कक्षा में ये एक्सपेक्ट की जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरह वर्क करें, भाषा में ही काम करें, भाषा की क्लास में भाषा की तरीके से ही काम करें, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, लर्निंग द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज कि भाषा की फॉर्म सीख लें, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज विद एक्यूरेसी यानी सटीकता के साथ भाषा सीखें पूरी एक्यूरेसी के साथ, या फिर एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, या फिर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज भाषा को अर्जन करें या भाषा में शामिल हों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अगर भाषा की कक्षा है तो सभी से ये उम्मीद की जाती है कि क्या है, सभी मिलके वर्क करें, सभी एक साथ वर्क करें, क्या है, लर्नर वर्क्स इन एंड वर्क विद लैंग्वेज यानी भाषा में क्या है, सब मिलजुल के काम करें। तो क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाषा में क्या है, सब एंगेज रहें, एंगेज यानी सब शामिल रहें, सब मिलजुल के करें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, फर्स्ट पेपर में भी आया है, ठीक है। देखो ये सेकंड पेपर की इंग्लिश है, फर्स्ट पेपर में भी आया है। ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या होता है, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक या सत्यता किसी चीज़ की, यानी एक तरह से संदर्भ से कोई चीज़ जुड़ी हुई हो। तो बताइए, अ टेक्स्ट नैरेटिव रिटन बाय टेक्स्ट बुक ऑथर, किसी ऑथर के द्वारा कोई टेक्स्ट बुक लिखी हुई, या फिर किसी ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कंटेक्स्ट यानी संदर्भ से कोई टेक्स्ट जो कि ओरिजिनल फॉर्म में हो, एक सही तरीके से हो, एक सच्चा मतलब एक तरीके से, जैसे कि संदर्भ से कोई भी एग्जाम्पल, मतलब अगर हम किसी बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो क्या है, वो ओरिजिनल फॉर्म है ना, क्या है, संदर्भ से जुड़ा हुआ है वो। सी ऑप्शन है, अ कम्प्लीटली मॉडिफाइड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल राइटिंग, कि एक मॉडिफाइड टेक्स्ट किससे, ओरिजिनल राइटिंग से। या फिर डी ऑप्शन है, स्टोरी एंड पिक्चर्स ड्रॉन बाय लर्नर्स एज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट, कि कोई भी स्टोरी या पिक्चर ड्रॉ करना सीखना किससे, असाइनमेंट के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए, बताओ भाई। ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है प्रमाणिकता, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि कोई भी ओरिजिनलिटी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम संदर्भ, फ्रॉम कंटेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम कंटेक्स्ट यानी संदर्भ से। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, मिक्स हो गई हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, बिक्स के बारे में। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सेकंड पेपर की क्लास है, फर्स्ट के लिए भी ये इतनी ही बेनिफिशियल है जितने कि सेकंड के लिए, और क्वेश्चन तो आप जितने चाहे प्रैक्टिस कर लें वो आपके लिए बेनिफिट ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2016 में आए हैं, 2016 के पेपर में। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतने पुराने पेपर से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। भाई ये सब देते हैं, पीछे से ही उठा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ें, नया एक दो क्वेश्चन रहेगा, सब वही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत या तो लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऑप्शन चेंज कर देंगे, बस ऐसे ही, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मैं पिछले 3 महीने से यही बात कह रही हूँ। बिक्स बताइए, बिक्स का क्या मतलब होता है। पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेइंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कि भाषा की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं उन्हें कन्वे करने के लिए। या फिर लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर्स, यानी जो यंग लर्नर हैं, जवान जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं उनके कम्युनिकेशन में ज़रूरत पड़ती है। या फिर लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड नाउ कम्युनिकेशन, यानी क्या है, जो डेली की कम्युनिकेशन है, रोज की जो कम्युनिकेशन है उसमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई CLT तो ये मेथड है। बिक्स का मतलब होता है जो हम डे टू डे में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्या, फेस टू फेस इंटरेक्शन।
फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है, जो हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन होती है, क्या डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन होती है, वो होती है हमारी बिक्स। तो बताइए थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि जिस भाषा की हमें ज़रूरत पड़ती है कब, डेली कम्युनिकेशन में, जो हम हेयर एंड नाउ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी रोज़ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन, भाई जो हम घर में बातचीत करते हैं, अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इसके नाम से समझो, बेसिक यानी बिल्कुल सिंपल, इंटरपर्सनल यानी दूसरों को समझने के लिए, दूसरों के विचारों को, दूसरों की भाषा को समझने के लिए, कम्युनिकेशन यानी जो हमारा संप्रेषण होता है, स्किल, कौशल, ठीक है, यानी दूसरों को जो विचारों का आदान प्रदान होता है रोज, कम्युनिकेशन जो होती है बेसिक, वो होती है बिक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल बताया है मैंने। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज यानी भाषा आकलन का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, किस तरफ है इसका ओरिएंटेशन, किस तरफ उन्मुख है यू, भाषा आकलन या क्या बोलते हैं इवैल्यूएशन, भाषा मूल्यांकन। ठीक है बताइए। मीजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, की बच्चे की अचीवमेंट मीजर करें। बी ऑप्शन है फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर इन देयर क्लास, की क्लास में देखें कि बच्चे का क्या स्थान है, कौन सी पोजीशन पे आया है ये है। मीजर देयर ओवरऑल समेटिव अचीवमेंट, की ओवरऑल उसका अचीवमेंट देखें कि साल के लास्ट में कितने % नंबर आए हैं। या फिर मीजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स, कि बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखें कि वो लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहा है कंटेक्स्ट में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई भाषा आकलन में ये तो बिल्कुल गलत, देखो हमें बेस्ट ऑप्शन के पास जाना होता है, और ज़्यादा पॉजिटिव तो इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन हमें बेस्ट प्रायोरिटी जिस ऑप्शन को देनी होती है उसके पास हम जाते हैं, ज़्यादा नेगेटिव को काटते हैं। हमें अचीवमेंट नहीं देखनी और ना ही बच्चे की क्लास में रैंक देखनी है कि उसकी क्लास में क्या प्लेस है। और समेटिव अचीवमेंट तो बहुत ही गलत होता है, ये तो नेगेटिव ही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारे पास बचता है कि बच्चे की क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीजर करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरह से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, बताओ भाई, व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, क्या है कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, क्या है इनपुट विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज, यानी इनपुट जिस पे फोकस कर रहा क्या है, लैंग्वेज हम यूज कैसे करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, सॉरी इनपुट विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज, यानी कैसे भाषा यूज हो रही है, सॉरी। बी है वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर इसके अंदर आती हैं। या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट एंड इट्स प्रोसेसेस, यानी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं भाषा को और क्या उसका प्रोसेस है। या फिर लैंग्वेज इनपुट विच फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज जिस पे हम कम्युनिकेशन पे फोकस करें। देखो कंटेंट ओरिएंटेड, अगर यहाँ पे कंटेंट नहीं होता, प्रोसेस ओरिएंटेड होता तो ऑप्शन चेंज हो सकता था, लेकिन कंटेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो कंटेंट क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट ही तो होता है, तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन पे फोकस करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि लैंग्वेज इनपुट विच फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, ये तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। क्या है प्रोडक्टिव वोकैब क्या होती है बताइए। वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू दैम एंड रीड दैम, जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू अदर, जब हम दूसरों को सुनते हैं। व्हेन विच वी यूज व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं। या फिर वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी स्पीक और राइट। देखो भाई प्रोडक्ट वोकेबलरी होती है, प्रोडक्टिव यानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस कब करते हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने शब्दों को बाहर निकाल रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, और मैं लिख रही हूँ कुछ भी, तो मैं क्या है, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, अपने विचारों को लिख रही हूँ। तो बोलना और लिखना क्या आता है, प्रोडक्टिव वोकैब के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, प्रोडक्टिव वोकैब के अंदर आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और जो रीडिंग होती है और क्या है, रीडिंग और स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग राइटिंग तो हो गया, रीडिंग और लिसनिंग जो होती है वो होती है रिसेप्टिव स्किल, जो हम रिसीव करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। जैसे सुन रहे हो आप तो आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, ड्रिलिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर इंटरनलाइजिंग द पैटर्न इज एडवोकेटेड बाय। ड्रिलिंग क्या होता है? रटना, याद करना, किसी चीज़ को दोहराना बार बार। ये एक क्या है? एक रणनीति है, किसके लिए? किसी भी पैटर्न को आत्मसात करने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए, याद करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये किससे एडवोकेटेड है, कहाँ से आई है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से, यानी CLT से। भाई कम्युनिकेशन में तो हम बेसिक चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, या फिर ऑडियो लिंग्विलिज्म से, यानी भाषा को बोलना बार बार, या फिर TPR से, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स से, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग से। भाई कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ आ गया, यानी ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है, और ड्रिलिंग में कोई निर्माण नहीं होता, रट्टा लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कटेगा। TPR क्या होता है? ये TPR अप्रोच है जिसमें टीचर का केंद्र में रोल होता है, टीचर का बेसिक रोल, मेन रोल होता है, जिसमें टीचर एक्टिविटी करता है और उसे बच्चे देख के करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कम्युनिकेशन यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रही है। ड्रिलिंग क्या है? ऑडियो लिंग्विलिज्म है। क्या है? ऑडियो लिंग्विलिज्म है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस बिलीव्स। क्या है स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस? द सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड द सब्सटेंटिव मीन्स बाय विच लर्निंग अकर्स। यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं? एक माध्यम देता है जिससे कि हम सीख सके कुछ भी। ठीक है, बी ऑप्शन है इन टीचिंग द सेम स्किल मैनी टाइम्स थ्रू वेरियस मीन। यानी ये किस पे विश्वास करता है कि कोई भी सेम स्किल क्या है उसे कई बार पढ़ाया जाए अलग अलग माध्यम से। या फिर दैट लर्निंग वोकैब लैंग्वेज लर्निंग। क्या है? लर्निंग वोकैब लैंग्वेज लर्निंग, यानी वोकैब सिखाई जाए कैसे? भाषा अधिगम से। या फिर दैट इंटरेक्शन लीड्स ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस लर्निंग इज असेंशियल फॉर टू डेवलपिंग एंड लैंग्वेज। यानी इंटरेक्शन किससे? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस से। लर्निंग जो असेंशियल है किसके लिए? लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है तो यानी वाइगोत्स किससे रिलेटेड है? और क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया करके जो हम भाषा सीख रहे हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही तो होगा कि सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड द सब्सटेंटिव मीन्स बाय विच लर्निंग अकर्स। यानी सामाजिक अंतःक्रिया जो हमें क्या है? प्रोवाइड करती है क्या? एक माध्यम भाषा सीखने का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? ये कौन सा क्वेश्चन है? 31, 32, अब ये हुआ 33 क्वेश्चन। बताओ भाई। अ टीचर कलेक्ट ऑल द कॉमन एरर्स मेड बाय लर्नर्स इन देयर स्पीच। टीचर क्या कर रहा है? जो कॉमन एरर्स हैं उन्हें कलेक्ट कर रहा है बच्चों के। जब बच्चे स्पीच दे रहे हैं, यानी जब बच्चे बोल रहे हैं और जब लिख रहे हैं, तो उनके क्या है? एरर्स कलेक्ट कर रहा है। फिर बाद में सी डिस्कस इन हर क्लास, यानी क्लास में डिस्कस करती है सारे एरर्स को बिना नाम मेंशन किए, बिना बताए कि भैया किसकी गलती थी या किसने ये गलती की थी। ये नाम नहीं बता रही है, बस टीचर ने सारे एरर्स कलेक्ट करे और क्लास में क्या है? बताने लग गई। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया किस किस के एरर थे। तो व्हाट डज शी डू? तो वो क्या कर रही है? रिमेडियल टीचिंग कर रही है, या फिर पोस्ट असेसमेंट एक्टिविटी, या फिर एरर एनालिसिस, या फिर फीडबैक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भाई टीचर क्या है? बता रही है बच्चों की तुम्हारी ये गलती थी। ठीक है, तो फीडबैक ही तो दे रही है, बस उसने नाम नहीं बताया कि ये रिंकू की, ये टिंकू की, ये सिंकू की, पता नहीं क्या, राम की, शाम की ये गलती थी। तो क्या कर रही है? टीचर फीडबैक दे रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, द एक्टिविटीज वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड। यानी वो गतिविधियां जिनमें क्या है? टारगेट लैंग्वेज यूज हो रही है। फॉर अ कम्युनिकेट पर्पज इन ऑर्डर टू अचीव एन आउटकम। और किस लिए? संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कि कुछ अचीव कर सकें। दीज एक्टिविटी इन टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज आर नोन एज। तो ये गतिविधियाँ क्या कहलाएंगी? पेयर वर्क, यानी जोड़े से काम कर रहे हैं, फिर टास्क, या फिर ग्रुप वर्क, या फिर एक्सरसाइज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई एक्सरसाइज तो बुक वगैरह की होती है, वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कुछ भी अचीव करने की। तो क्या है? टास्क है, ये एक क्या है? टास्क है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये सी हुआ, ये बी हुआ, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ना तो ग्रुप वर्क है, ना पेयर वर्क है, ना ही एक्सरसाइज है। टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी टास्क पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, A teacher makes group of 4 learners and ask them to read and make a summary of text or story। यानी टीचर क्या है?
ग्रुप बना रही है बच्चों का, और क्या है उनसे कह रही है कि पढ़ो समरी को, टेक्स्ट को, स्टोरी को, और क्या है व्हेन स्टूडेंट आर वर्किंग इन ग्रुप, और जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो टीचर उन्हें हेल्प कर रही है जहां उन्हें ज़रूरत है। फिर बाद में क्या कह रही है टीचर की ग्रुप उठा के कह रही है क्लास के सामने, पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करो। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, ग्रुप वर्क, स्कैफोल्डिंग, या फिर होल क्लास डिस्कशन इन ग्रुप्स, या फिर CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। भाई टीचर क्या है, पहले उन्हें काम दे रही है ग्रुप में, और जहाँ उन्हें ज़रूरत है, जहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत है वहाँ उन्हें हेल्प दे रही है। तो टीचर क्या कर रही है, स्कैफोल्डिंग कर रही है। ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ लग रहा है, आया है शायद पीछे। क्या कर रही है टीचर, स्कैफोल्डिंग कर रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन पता क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक पेपर में 15 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश पेडागोजी के, और मैंने कितने क्वेश्चन रखे हैं, 100 क्वेश्चन रखे हैं। तो ये आप ये एनालाइज करो कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही इस बार होंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वही बार बार रिपीट होते हैं। कभी कभी तो डिक्टो ही क्वेश्चन रख देता है, कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन चेंज कर देगा या क्वेश्चन चेंज कर देगा, लेकिन आंसर वही रहेगा। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, अब की बार भी ऐसा ही होगा, आप देख लेना। अभी 2 शिफ्ट तो हो चुकी हैं, 2 दिन के पेपर तो हो चुके हैं, एक आज है, सॉरी 3 हो चुके हैं, तो एक कल होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक आए हुए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और हम तो ओवरऑल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहा है। संस्कृत में ये बताया बच्चों ने, देखो मेरे पास तो संस्कृत है नहीं, लेकिन संस्कृत में ये बताया कि संस्कृत के डिक्टो क्वेश्चन आए हैं, तो फिर इंग्लिश के क्यों नहीं आए होंगे, सब सब्जेक्ट में ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताइएगा क्वेश्चन। इन्फरिंग मीनिंग इज, क्या है इन्फरिंग मीनिंग, टू डिड्यूस मीनिंग बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। बी ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड। सी ऑप्शन है टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और डी है टू राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। तो अभी पीछे पढ़ के आए, इन्फरिंग मीनिंग का मतलब होता है निष्कर्ष, का मतलब है कि हम निष्कर्ष कब निकालते हैं किसी चीज़ का, जब किसके बेस पे, एविडेंसेस और रीजनिंग के बेस पे, तर्क के बेस पे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। आज हम 3 पेपर करेंगे, यानी 45 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। अ टीचर ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे। टीचर रोज एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रही है और क्लास में ग्रुप बना रही है। क्या है, 5 बच्चों के ग्रुप बना रही है। गिव सम डे टू डे फंक्शन थीम्स फॉर कन्वर्जेशन इन द ग्रुप, यानी क्या है, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए क्या है, कन्वर्जेशन के लिए ग्रुप बना रही है, और बाद में उन्हीं में से एक एक बच्चा हर ग्रुप में से ले रही है, और बच्चों को कह रही है कि पूरी क्लास के सामने कन्वर्जेशन करो, यानी डिस्कशन करो, वार्तालाप करो। तो ये क्या करना चाह रही है, क्या प्रमोट कर रही है, बिक्स या फिर काल्प या फिर डिस्कस कंप्लीटली या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अभी मैंने बताया था कि बिक्स क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। तो टीचर क्या इंप्रूव कर रही है, बेसिक कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रही है बच्चों की, डिस्कशन करा रही है उन्हें ग्रुप में। ठीक है, और कैसे, डे टू डे फंक्शन करा रही है, यानी डे टू डे कम्युनिकेशन किसके अंदर आती है, बिक्स के अंदर, यानी बेसिक कम्युनिकेटिव स्किल्स करा रही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, बताओ भाई। असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आकलन जो होता है बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, उनका इम्प्रूव करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए। कब, ड्यूरिंग द क्लास, यानी जब लर्निंग हो रही हो, जब क्लास में टीचिंग हो रही हो, टीचिंग लर्निंग चल रही हो। तो ये क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फिर दोबारा से ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। एक तो कट ही गया क्योंकि एक्स्ट्रा में है, जैसा भी है, मैं तो गूगल से क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसे ही आया होगा पिछली बार। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी साल के जो अंत में होता है, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, और जो क्लास के दौरान होता है, ड्यूरिंग जो होता है, ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। तो कंप्यूटर जी बी पे लॉक लगा दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। क्वेश्चन नंबर 39।
NEP 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, क्लासिकल लैंग्वेज किसके अंदर रिकमेंड की है NEP ने? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर, या फिर कंपलसरी लैंग्वेज के अंदर, या एडिशनल ऑप्शन के अंदर, या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज के अंदर। देखो भाई सेकेंडरी और कंपलसरी तो होगा नहीं, एडिशनल के अंदर तो NEP कहती है कि तेलुगु जो और एडिशनल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, वो इसके अंदर आए एडिशनल के अंदर। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज किसके अंदर आएगी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर, जो कोठारी कमीशन ने दिया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 39। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। इससे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था ऑनलाइन में। हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? बताओ भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, 18 भाषाएं, 26 या फिर 1179 भाषाएं? बताओ। देखो ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। क्या है? 22 भाषाएं दी गई हैं, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। और बाकी शिफ्ट में पूछा गया था कौन सी भाषाएं, तो भाषाएं भी याद करके ही जानी है आपको। ठीक है, अब तक तो नहीं पूछा, क्या पता आगे पूछ ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। बताओ प्रोडक्टिव वोकेबलरी, बताइए प्रोडक्टिव वोकेबलरी अभी बताया है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी करते हैं हम प्रोड्यूस? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं। देखो यही क्वेश्चन पहले के शिफ्ट में कैसे दिया था कि वर्ड्स वी यूज इन स्पीकिंग एंड इन राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी थोड़ा सा ऑप्शन चेंज गया है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। तो ए ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाकी क्यों ही पढ़े, है ना। तो ए ही ऑप्शन हमारा ठीक है। आपने तो सारे पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, ये नया है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन? बताइए स्कूल में क्या मतलब है बहुभाषावाद का? लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग, या फिर बच्चों की भाषा यूज़ करें शिक्षण अधिगम में जब टीचिंग कर रहे हो, या फिर लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, या फिर टीचिंग ऑल लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स इन स्कूल, यानी बच्चों की सारी भाषाएं कक्षा में सिखाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई बहुभाषावाद है स्कूल में, तो इसका मतलब है कि बच्चों की भाषा में ही पढ़ाना चाहिए, बच्चों की भाषा को यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। बताओ भाई, इसमें स्टेजेस बतानी है, प्रोसेस अप्रोच, जो स्टेजेस है राइटिंग की, इन्हें क्या है सीरीज में लगाना है। तो बताइए कौन कौन से पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहले आउटलाइनिंग आएगा, या फिर गैदरिंग आइडियाज, या फिर आउटलाइनिंग, या फिर प्लानिंग? तो बताइए। फिर उसके बाद राइटिंग, फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर एडिटिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर ड्राफ्टिंग। तो बताओ भाई क्या है? पहले आउटलाइनिंग आएगी, यानी प्री राइटिंग। क्या है? प्री राइटिंग आएगी, आउटलाइनिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग आएगी, फिर उसके बाद रीड्राफ्टिंग आएगी, फिर आएगा फाइनल राइटअप यानी पब्लिशिंग शेयरिंग। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का फर्स्ट पेपर में कितनी बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया और सेकंड पेपर में भी आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रेफर्स टू, बताइए स्टीफन क्रेशन ने दिया है, ये भी पूछ लेता है किसने दिया है। ए ऑप्शन है एक्सपोजर ऑफ मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइटली अबोव द लर्नर्स करंट लेवल ऑफ मास्टरी। क्या है कि मीनिंग एक्सपोज करना, ओरल हो या रिटन लैंग्वेज हो, और क्या है बच्चे का लेवल अबोव लेके जाना, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, जितना बच्चे का लेवल है, जितना उसका करंट लेवल है उससे थोड़ा सा अबोव लेके जाना। या फिर बी ऑप्शन है एक्सपोजर ऑफ ओरल एंड रिटन लैंग्वेज टू द कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ लर्नर्स, या फिर एक्सपोजर ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू लेवल्स बिलो द लर्नर्स कॉम्प्रिहेंशन, या फिर एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज टू द कोग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हमने कितनी बार पढ़ा है कि क्या है बच्चों का लेवल थोड़ा सा अबोव लेके जाना, उसके करंट लेवल से उसके मैक्सिमाइज पोटेंशियल लेवल तक लेके जाना। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, 3 पेपर हमने किए हैं, अपना स्कोर जरूर बता के जाएं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 4th ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल टू टीच वोकेबलरी, यानी क्लास 4th की जो टीचर है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके जा रही है, बहुत सारे मटेरियल्स लेके आ रही है, किस लिए? बच्चों को वोकेब सिखाने के लिए, वर्ड सिखा रही है।
एंड जेनरेट डिस्कशन फॉर स्पीकिंग एक्टिविटी, और क्या है, डिस्कशन करा रही है जिससे कि क्या है, स्पीकिंग एक्टिविटी हो सके। व्हाट आर दीज मटेरियल्स इन लैंग्वेज टीचिंग नोन एज, तो ये मटेरियल लैंग्वेज टीचिंग में क्या कहलाएंगे, टॉयज यानी खिलौने कहलाएंगे, या टीचिंग ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, या फिर लर्निंग टूल कहलाएंगे, या फिर रियलिया कहलाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, रियल ऑब्जेक्ट ही तो लेके जा रही है, तो क्या कहलाएंगे, रियलिया ही तो कहलाएंगे। रियल यानी जो रियल ऑब्जेक्ट हैं जो हम अपने रोज की लाइफ में यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपका स्कोर कितना रहा है बताना, और किसने पूरी क्लासेस देखी है वो भी बता के जाना। स्कोर नहीं बताएंगे तो ये तो बताओ किस किसने पूरी देखी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सेकंड चैनल जो हमारा कॉलेज विद भावना है उसे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें, जो बीएड एस्पिरेंट है या फिर बीटीसी एस्पिरेंट है। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, टॉपिक आपके सेम रहेंगे। हम सारी थ्योरी करेंगे, वहाँ पे सारे चैप्टर करेंगे, लेसन प्लान, फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी। बाकी आगे एमएड की भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और चैनल के फोल्डर में मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिनका कल पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।